नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अशोक जी की साथ घटी एक घटना है। जब अशोक जी की उम्र 30 साल हो गई थी और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, ना जाने उनके पास रिश्तेदार आते ही नहीं थे और आते थे तो ना जाने वापस लौट जाते थे। एक दो बार रिश्ता अब होने के कगार पर भी था, लेकिन वो रिश्ता टूट गया। अब तो अशोक जी का ऐसा हाल था कि शादी के लिए तरस रहे थे, लेकिन कोई भी रिश्तेदार उनके घर पर आ नहीं रहा था। बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में थे। अब माँ बाप करे तो क्या करे, परिवार के लोग करे तो क्या करे, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। अब शादी था, कोई मजाक तो था नहीं। अब कहाँ से दुल्हन आए, कैसे अब रिश्ता उनका हो। इस तरह करते करते उनकी उम्र 30 साल हो चुकी थी और अभी तक एक भी रिश्ता हो नहीं पाया। अब टेंशन में रहते थे, अपने रिश्तेदारों से कहते रहते थे, भाई मैं कुंवारा ही रहूँगा क्या, मेरी भी शादी करवा दो। अब हमसे छोटे छोटे बच्चों का शादी हो चुका है तो हमारा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। अपने जानने वाले लोगों से, रिश्तेदारों से बात करते थे। अब कुछ लोग अब उनको दिलासा दिलाते थे कि चलो अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, हम कोशिश करते हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। निराश हो चुके थे अशोक जी। ये जो घटना है ना, साल 2005 की है, जब 30 साल की उम्र हो चुकी थी, हर तरफ से निराशा हो चुके थे, कोई शादी करने को राजी ही नहीं था अशोक जी के साथ में। तब उनके एक दोस्त ने कहा कि चिंता क्यों करता है, अरे पैसे इकट्ठा कर, कमा, नौकरी कर, कुछ पैसे इकट्ठा कर, तेरी शादी जरूर होगी, इतने पैसे लगेंगे और शादी कराने का जिम्मा मैं लेता हूँ। अब अपने दोस्त का कहना मानते हैं। अब वैसे तो निठल्ले थे, काम धाम तो करते नहीं थे, शायद सबसे बड़ी वजह यही थी। अब निठल्ले लड़के को कौन पसंद करता है, अपनी बेटी को कौन शादी करेगा। अब तो मेन वजह मुझे लग रहा है कि यही होगी। अशोक जी अपने दोस्त को बात मानते हैं और नौकरी करने के लिए पास के शहर में जाते हैं। जो भी उनको काम आता है, मेहनत मजदूरी करते हैं, ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से जाते हैं और इतना मेहनत करने लगे कि 4-5 घंटा अब ओवर टाइम भी लगा लेते थे कभी कभी। और ऐसे ही पैसा कमाए जा रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे कि चलो आज इतना पैसा इकट्ठा हो गया इस महीने में, अब इतना मुझे और इकट्ठा करना है। उनके दोस्त ने, जो सगा दोस्त था, सगा ही कह सकते हैं उसको, बहुत नज़दीकी दोस्त, और उसने बताया था कि तुम इतने रुपए जमा कर लो और शादी कराने का काम मेरा होगा। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ और वो शादी तुम्हारा ज़रूर करा देगा, लेकिन वो फीस लेता है, पैसा ज़रूर लेगा। अशोक जी अब उसकी बात को मान रहे थे, पैसा सब इकट्ठा किए जा रहे थे, मेहनत में मेहनत कर रहे थे और ट्रेन से सुबह निकलते थे, अब फिर रात को देर लौटते थे। कभी कभी तो ज़्यादा लेट हो जाता था और नहीं तो 2-3 घंटा ओवर टाइम करके 9 बजे तक अपने ट्रेन के द्वारा स्टेशन पर उतर जाते थे और वहाँ से मात्र 20 मिनट का पैदल का सफ़र था। अब शॉर्टकट मारते थे, अपने खेतों के बीच में से रास्ता उन्होंने देख रखा था जो उनके गांव के पास अब जल्दी से पहुंचा देता था। अब वैसे ही एक रात को जब अशोक जी ट्रेन से उतरते हैं ना, तो लेट हो चुका होता है। रात को करीब 10:30 बजता है और भूख लगी होती है उनको। जल्दी जल्दी स्टेशन से उतर करके, ट्रेन से उतर करके और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। वही शॉर्टकट रास्ता जो हर रोज का था, कोई नया नहीं था। लेकिन आज जो था ना, पूर्णमासी की चमकती हुई रात थी। आसमान में चांद पूरा अपने जीवन पर था, बड़ा सा चांद उनको नजर आ रहा था और रोशनी भी भरपूर थी। भूख लगी थी, जल्दी जल्दी अपना घर पहुंचना चाहते थे कि पहले भरपेट भोजन करेंगे और तब जाकर सोएंगे। और वही शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं और उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। अभी उनका घर स्टेशन से कुछ ही दूर पर ये कांड हुआ था उनके साथ में। जब वो शॉर्टकट रास्ते पर आए थे, खेत वाले रास्ते पर, अब रात के टाइम 10 से ऊपर का, 11 का बीच का टाइम, अब बिल्कुल सुनसान हुआ पड़ा था। अब वैसे तो लोग कहते हैं कि कभी शॉर्टकट का रास्ता अपनाना नहीं चाहिए, और वो भी रात के वक्त में।
जो रास्ता चल रही हो और उसी पर मुसाफिर को चलना चाहिए। ऐसे रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए जो बिल्कुल खाली हो, और वो भी रात के टाइम। कभी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब बातों पर अब वो गौर कभी की नहीं। अब रोज़ का मामला था, कोई अनजान तो थे नहीं, चल पड़े अपने उसी रास्ते से। कुछ ही दूर चलते हैं ना, तो सामने एक काला कुत्ता अपनी चमकीली आंखों से घूरने लगता है। जब वो काला कुत्ता को देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा ऊंचा दिखता है। अब उसका वो रूप, डरावना रूप, अब कुत्ते से डरते भी थे। लेकिन इतना बड़ा कुत्ता उन्होंने कभी आसपास में देखा नहीं था। ये तो नया ही लग रहा था। अब भयानक चेहरा उसका नजर आ रहा था, ऊपर से चमकती हुई आंख चांद की रोशनी में देख करके डर गए। काला जो कुत्ता था ना, उनके सामने बिल्कुल खड़ा था, उन्हीं को घूर रहा था कि तुम बेटा अब निकलोगे कैसे। जैसे उनको चिता रहा हो कि ये रास्ता पर मैं खड़ा हूं, अब तुम्हारे में हिम्मत है तो निकल कर दिखा दो। अब अशोक जी डर चुके थे, पीछे हट जाते हैं तो कुत्ता है फिर उनके अब सामने आ जाता है। जितना पीछे हटते हैं और उतना वो आगे आ जाता है। अब तो अशोक जी समझ गए कि मैं आज तो फंस गया, ये कुत्ता मुझे घर पर पहुंचने नहीं देगा। अब क्या पता अभी तक हमला नहीं किया, क्यों नहीं किया, नहीं तो ये तो हमले के मूड में लग रहा है। डर जाते हैं, पीछे हटते हैं तो अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकते हुए उन पर दौड़ता है, जैसे उनको चीर फाड़ देगा। इतना गुस्से में लगता है। अब तो अशोक जी की हालत और खराब हो जाती है। आसपास देखते हैं, कोई लोग दिखाई नहीं पड़ता है। अब बिल्कुल रास्ता सुन सपाटा पड़ा हुआ है। खेत की तरफ देखते हैं तो एक खेत में रोशनी जल रही है। मतलब वो ट्यूबवेल वाला खेत होगा या रखवाली वाला कमरा होगा, वहाँ कोई ना कोई तो जरूर होगा। जब रोशनी है तो जरूर इंसान तो होगा ही। अपने बचाव के लिए उस खेत के रास्ते उस घर तक दौड़ जाते हैं जहाँ पर रोशनी नजर आती है। और कुत्ता भी उनको पीछा करता हुआ भौंकते हुए, और वो भी पीछा कर रहा है। डर के मारे बड़े तेज दौड़ते हैं और उस घर के सामने पहुंच जाते हैं। घर में रोशनी नजर आ रही है और जा करके दरवाज़ा बंद होता है और दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए, जल्दी खोलिए, मेरी जान बचाइए, जो भी आप हैं। दरवाज़ा खुलता नहीं है और तब तक कुत्ता कहीं पर नजर नहीं आ रहा। अब अशोक जी देख करके डर जाते हैं कि वो घात लगाए बैठा होगा। मैं जरा भी यहाँ से आगे बढ़ा ना, वो मुझ पर झपट लेगा, मुझे खा जाएगा, फाड़ देगा। बहुत डरे हुए थे। बार बार दरवाजे जो बंद था उस पर दस्तक दे रहे थे। आप बोल भी रहे थे कि देखिए, मैं एक बगल का गांव का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है अशोक, और मैं एक कुत्ता मेरे को खाने के लिए आ रहा है, आप मेरी मदद करिए, जो भी आप हो। क्योंकि उस घर को पहली बार गए थे, आते जाते जरूर देखते थे कि हाँ एक आध घर ट्यूबवेल की कोई रखवाली का बना हुआ है, लेकिन अशोक जी ने ज़्यादा कुछ उस पर ध्यान नहीं देते थे। अब तो उसी रास्ते से रोज़ निकलते थे, आना जाना था, लेकिन कभी इतना नज़दीक उस घर के पास गए नहीं थे। बार बार दरवाज़ा पीटते जा रहे हैं और तब जाकर थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है। बूढ़ा आदमी एक खांसते हुए बाहर निकलता है। अशोक जी को देखता है और उसकी भी जो आंखें थी ना, अब कुछ ऐसे ही चमक रही थी चांद की रोशनी में। अशोक जी जब देखें तो डर गए कि अरे कुत्ते की आंखें भी ऐसी चमक रही है, और ये इंसान है बूढ़ा आदमी, इसका भी आंखें चमक रही है। और तभी एक आवाज़ आती है अंदर से, जैसे कोई औरत हो या लड़की हो, अरे पापा अंदर आओ, आप कहाँ बाहर निकल गए, बात क्या है, मैं देखती हूँ ना। और तब वो बूढ़ा इंसान फिर अंदर चला जाता है, लेकिन दरवाज़ा खुला रहता है। एक लड़की निकलती है, जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, बाल खुले हुए, और अपने बाल को संभालती हुई बाहर निकलती है जहाँ पर अशोक जी खड़े होते हैं डरे हुए। अब अशोक जी को देख करके लड़की कहती है, हाँ जी बताइए, बात क्या है। अशोक जी तो सब कुछ भूल जाते हैं उस लड़की को देख करके। अब उसी लड़की का रूप निहारने लगती है और लड़की आश्चर्य में पड़ी, अब देख रही है अशोक जी की एक क्या हरकत है भाई। अब इन्होंने आवाज़ दी तो हम आए, पूछ रहे हैं तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लड़की उनकी अब आवाज़ देती है, अरे सुनिए सुनिए, बाद में मुझे घूरते रहना, आप किस लिए आए हो यहाँ पर, काम बताओ। तब अशोक जी जैसे होश में आते हैं
और कहते हैं कि एक काला कुत्ता हमारे रास्ते में खड़ा था और मुझे दौड़ा लिया। मुझे जान नहीं दे रहा, मुझे डर है कि मुझ पर हमला न कर दे, और अभी तो हमला के मूड में भी था। अब लड़की हंसती है और कहती है कि एक कुत्ते से आप डर गए। और तब अपने पापा को आवाज़ देती है, आप उस कुत्ते को खुला क्यों छोड़ देती हो? अरे उसको बुलाओ, आवाज़ दो, देखो ना एक मुसाफिर को परेशान कर दिया है। लड़की अब जब अपने पापा को आवाज़ देती है और तब अशोक जी को समझ में आता है कि अरे ये तो पालतू कुत्ता है, ये तो इन्हीं का कुत्ता है, आप काहे के लिए डरना। लेकिन अभी भी उस कुत्ते का जो रोबदार चेहरा देखा था, डरावना चेहरा देखा था, चमकीली आंखें, एकदम वो डर चुके थे। और तब वो कहने लगे, ये आपका कुत्ता था? लड़की मुस्कुरा कहती है, हाँ ये मेरा ही कुत्ता है, आप पर हमला तो नहीं किया ना। जब उसको भूख लगती है ना तो शायद ऐसा ही करता वो। अब अशोक जी चौंक गए, क्या वो इंसान को भी मार देता है? तब लड़की थी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आज तो लग रहा है उसको कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है, नहीं तो इंसान पर कभी हमला नहीं करता। वो तो जंगली जानवर जैसे अब कोई हो तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन आज पहली बार मैं सुन रही हूँ कि आप पर हमला करने जा रहा था, मतलब वो काफ़ी भूखा है। फिर अपने पापा को आवाज़ देती है कि पापा अब उसको बुलाओ, वो काफ़ी भूखा है, उसको कुछ खाने को दो। देखो इस नौजवान पर हमला करने जा रहा था, उसको संभालो। लड़की आवाज़ देती रहती है। अब पापा अब घर के अंदर ही होते हैं, आप फिर एक ज़ोरदार आवाज़ मारते हैं। वो आवाज़ ऐसी थी कि अशोक के कान में सीटियाँ बजने लगी थी, जैसे लगा कि वो बहरा हो जाएंगे। अरे एक बूढ़ा इंसान इतना जोर की आवाज़ निकाल सकता है, वो भी तीखी आवाज़। जैसे ही आवाज़ ख़त्म होती है और वही काला कुत्ता दौड़ते हुए अंधेरे में से कहीं से निकलता है और सीधा उस घर में घुस जाता है। वो लड़की के पास भी नहीं रुकता है, शायद उसका मालिक वो बूढ़ा इंसान था। और तब लड़की कहती कि आप डरिए मत, अब जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, अब हमारे पापा इसको संभाल लेंगे। और फिर लड़की कहती कि इतनी रात को आप अकेले आ रहे हो, क्या करते हो? अब लड़की उनके बारे में पूछने लगी। और अशोक तो उस लड़की को देख करके अब अपना होश खोने लगे थे, इतना सुंदर थी। और वो तो सपना बुनने लगे कि मेरी इसी शादी हो जाए, ऐसे ही लड़की मुझे पसंद है, ये बहुत ही खूबसूरत है। लड़की को एहसास होता है कि ये नौजवान, अब अधेड़े नौजवान तो बोल सकते हैं, अब इतना नौजवान तो नहीं थे लेकिन अधेड़ तो जरूर हो चुके थे, 30 साल का उम्र हो चुकी थी, लेकिन देखने में ऐसा लगते नहीं थे। अब शरीर का हट्टे कट्टे थे, शायद लड़की भी इम्प्रेस हो गई थी। और वो कहने लगी कि आप डरिए मत, अब कभी आपके सामने में ये कुत्ता है ना तो आप दौड़ते हुए मेरे पास में आ जाना, बाकी मैं संभाल लूँगी। हाँ, इसके कुछ अगर आपके पास में कुछ खाने का होना तो आप इसको दे देना, बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर आप पर हमला बिल्कुल नहीं करेगा। अशोक जी अब समझ जाते हैं लड़की जो बताती है। तब अशोक जी जाने लगते हैं। तब लड़के कहते यार रुकिए, आप मेरे मेहमान हैं, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पानी तो पूछा तक नहीं, मैं अंदर से पानी लेके आ रही हूँ, आप दौड़ते हुए काफ़ी थक गए होंगे। लड़की बिना कुछ बोले हुए और अंदर जाती है और सेकंडों में निकल कर आती है पानी का गिलास लेकर के अशोक जी को देती है। अशोक जी अब प्यास तो लगी हुई थी, कंठ सूखा हुआ था, कुत्ता ने उनको अच्छी तरह से दौड़ा दिया था, डरे हुए थे, लेकिन अब जा कर के मन उनका शांत हुआ था कि अरे तो इनका पालतू कुत्ता है, आगे से कुछ होगा तो मैं इसी घर पर दौड़ता हुआ आ जाऊंगा, ये लोग संभाल लेंगे। पानी पीते हैं, अब इसके बाद गिलास पकड़ाते हैं। लड़की अब कहती है आप जाइए आप, लेकिन अशोक अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं, बस देखते रहते हैं। तब लड़के थी कि देखिए अभी मेरे घर में पापा हैं, कभी आप अलग दिन में आइएगा। अब इशारा दे देती है, शायद लड़की भी इम्प्रेस हो चुकी थी अशोक से। अशोक तो जैसे उनकी लॉटरी खुल गई थी, जो उनका सपना जैसे लग रहा था कि यही लड़की मेरी पत्नी होना चाहिए, अब वो तो सपने में डूबने लगे थे उस सपने के अंदर में। अब आप इतना खुश थे कि अब हद से ज़्यादा। लड़की की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कल आपके पापा रहेंगे,
तब लड़की कहती कि नहीं, लेकिन आप देर रात को आना, क्योंकि इस टाइम में आओगे ना तो हो सकता है पापा घर पे ही हो। और इसके बाद वो उस डॉगी को लेकर अपने खेत में चले जाते हैं रखवाली करने के लिए। हाँ, तब मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। लड़की अपने बारे में सब कुछ बता देती है। अब अशोक को क्या चाहिए? अंधे की दो आंखें, लड़की मिल चुकी थी, मन की माफ़ी। अब उनको लगने लगा कि मेरा सपना जो है शादी का ज़रूर पूरा होगा इसी लड़की के साथ में। मुस्कुरा करके वहाँ से विदा होते हैं और कहते हैं कि हाँ, कल मैं लेट ही आऊँगा, कुछ ज़्यादा ही ओवर टाइम कर लूँगा और मैं लेट ट्रेन पकड़ूँगा, सही रहेगा। लड़की मुस्कुरा देती है और कहती है आपकी इच्छा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अब बचने के लिए आए थे कुत्ते से और यहाँ तो नया खेल शुरू हो गया था। लड़की अब उनको मिल चुकी थी, इशारा भी दे चुकी थी कि जब भी आना हो तो आप लेट नाइट में आना और तब मैं आपका स्वागत करूँगी। खुशी के मारे अब उछल रहे थे। अब उसी रास्ते पर चलने लगे जो तो आम रास्ता था उनके लिए, वही शॉर्टकट रास्ता। घर पहुँचते हैं, लेकिन ये बात किसी को बताते नहीं हैं। अब सुबह अपने दोस्तों के पास जाते हैं, जाने से पहले अपने दोस्तों से मिलते थे, लेकिन अपने दोस्तों को भी ये बात अब बिल्कुल छिपा गए, कुछ भी नहीं बताए। अब रोज़मर्रा की तरह अपना अब ट्रेन पकड़ते हैं और उसी रास्ते से आते हैं। जब आते हैं ना तो उनको मन करता है कि एक बार चल करके देखा जाए, लेकिन वो डर जाते हैं कि उसके बापू होगा। और सबसे बड़ा डर था उस काला कुत्ता से। नहीं, इस टाइम मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। जो लड़की ने वक्त बोला है मैं उसी वक्त में उसके पास जाऊँगा। तब वो ना तो कुत्ता हो रहेगा ना उसके पापा रहेंगे, लड़की अकेली रहेगी। शहर चले जाते हैं, काम धंधा में लग जाते हैं, ओवर टाइम कुछ ज़्यादा ही करते हैं। अब तो उनको लगा कि बस थोड़ा सा लेट होकर के अब मैं जाऊंगा और लड़की अब बिल्कुल मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ट्रेन से उतरते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, 11 के आसपास। और तब कुछ देर और बैठ जाते हैं, सोचते कि थोड़ा देर और आराम कर लिया जाए। जब 11:15 के आसपास हो जाता है और तब वो अब निकलते हैं, उस घर के पास पहुंचते हैं। रास्ते में वो काला कुत्ता नहीं मिलता है और तब वो घर के पास पहुंचते हैं तो घर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। हाँ, रोशनी हो रही थी, ना तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और ना उस बूढ़े की कोई आवाज़ आ रही थी। अब कुछ देर वहाँ खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा देख लूँ अगर आसपास में कोई कुत्ता है या वो बूढ़ा तो नहीं है। लड़की के पिता जब उनको समझ में आता कि हाँ मैदान खाली है, शायद वो लोग जैसे लड़की बताई थी अब वो खेतों में रखवाली के लिए चले गए होंगे, और तब जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। कुछ ही देर के बाद में दरवाज़ा खुलता है, लड़की सामने नजर आती है। लड़की भी देख के मुस्कुराती है अशोक को। अशोक को तो जैसे खजाना मिल चुका था। लड़की कहती है जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा। अशोक जल्दी से अंदर आ जाते हैं, लड़की दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर बैठने के लिए कहती है बैठो आप। पानी देती है, पानी पिलाती है और फिर अशोक से हाल चाल अब पूछने लगती है। अब कहती है कि आप मेरे को इतना पसंद करते हैं और तभी तो आप आ गए। आप जो अशोक जी थे उस लड़की के लिए भोजन भी, नाश्ता पानी, कुछ मिठाई वगैरह लेके आए थे। पहला प्यार था ना, पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहे थे, तो वो मिठाई का डब्बा निकाल करके और लड़की को पकड़ा देते हैं कि देखिए ये शहर से मैं लेके आया हूँ, चखिए इसको, स्वाद लीजिए, आप स्वादिष्ट होगा मेरी नज़र में, और आप बताइए। लड़की मिठाई को चखती है, कहती है बहुत ही अब बढ़िया मिठाई है, ऐसा मिठाई तो यहाँ पर आसपास में मिलता नहीं है, बहुत मस्त है। तब अशोक जी कहते हैं कि मैं रोज़ लाया करूँगा। और तब लड़की मुस्कुरा कहती है क्यों लाओगे, मेरे लिए? और तब अशोक जी कहते हैं हाँ। आखिरकार लड़की वही चाहती थी। अब अशोक जी को तो जैसे खजाना मिल चुका था। अब दोनों लोग प्यार करते हैं और फिर अगले दिन मिलने का वादा करते हैं। और लड़की कहती है कि आप जब भी आओ ना तो इसी टाइम में आया करो, इस टाइम में हमारा घर खाली होता है, ना तो काला कुत्ता मिलेगा और ना मेरे पिता मिलेंगे, वो लोग निकल चुके हैं खेतों में रखवाली के लिए। सबसे बढ़िया समय यही होता है और 3 बजे से पहले पहले वो लोग लौट आते हैं। सब कुछ अपना बता दिया था अशोक जी को। अशोक जी बड़ा खुश हो गए थे, पहली बार अब इतनी सुंदर लड़की का
अब साथ मिला था। जब चलने लगे तब आसपास देखने लगे कि कहीं काला कुत्ता वो बूढ़ा तो नहीं है। लेकिन इतना रात नहीं हुआ था, मतलब सुबह नहीं होने वाला था, और 3 बजे के आसपास में लड़की आने जो कुत्ता था और उनके फादर आने वाले थे। इससे पहले लड़की बताती थी कि वो लौटते नहीं हैं, उनका टाइमिंग यही है। लेकिन डर तो लग रहा था। इसके बाद अपना घर चले जाते हैं और ऐसे ही घटना उनके साथ में अब रोज चलती है। लेट नाइट उतरते हैं स्टेशन पर, मिठाई लेते हुए आते हैं, लड़की को घर में पहुंचते हैं, मिठाई का अब आनंद लेते हैं दोनों लोग मिल करके। अब फिर प्यार मोहब्बत, अब ऐसे ऐसे करते करते अब 6-7 दिन के आसपास अब बीत चुका था। अशोक जी बताते हैं, हाँ मैं तो कहते हैं कि मैं तो इतना उस लड़की में अब इतना इम्प्रेस हो चुका था, मैं तो सब कुछ सब सोचने लगा था इसी लड़की से शादी करना है और किसी लड़की से नहीं। हाँ वो भी लड़की अब मुझे उतना ही मोहब्बत करती थी, और मैं जब उसको शादी के लिए बोला तो मुस्कुराती। कहने लगी इतना जल्दी नहीं, हम थोड़ा टाइम देखते हैं, पापा को मनाना पड़ेगा और फिर उस कालू को भी मनाना पड़ेगा। कालू जब बोलते हैं तो अशोक जी चौंक जाते हैं, कालू कौन है? तब हंस के लड़की बोलती है, अरे वो कुत्ता को आप भूल गए, उसका नाम कालू है, काला है तो हमने उसका नाम कालू रखा है। तब अशोक जी अब थोड़ा डर उनका कम हुआ, नहीं तो समझते थे कि कालू कहीं इस लड़की का भाई तो नहीं है, इसलिए डर गए थे। अब ऐसा ही उनके साथ में होता रहा। 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बीत चुका था। रोज ऐसे ही टाइम में आते थे, लड़की के साथ समय बिताते थे, मिठाई खिलाते थे और फिर अपने घर के लिए लौट जाते थे। अब जो उनका दोस्त था जो बोला था कि पैसा इकट्ठा करो, अब सुबह जाते हुए उनको रास्ते में मिल जाता है, कहता है अशोक क्या हाल चाल है, पूछता है। तब अशोक बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है। तब कहता है कि कितना तक पैसा जोड़े हो, अब शादी कराना है ना। तब अशोक कहते हैं कि भाई तुम रहने दो, मैं अपने लिए खुद ही लड़की देख लूँगा। अब उनका दोस्त चौंक जाता है कि तुम तो 30 साल की उम्र हो गई, ना तो तुम्हारा परिवार वाले न देख पाए ना तुम देख पाए, अचानक तुम्हारी किस्मत कैसे पलटने लगी है, बात क्या है, कुछ बताओ तो सही अशोक। अशोक मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं अपनी शादी अपने मन पसंद से करूँगा और देखते हैं अगर मेरा भाग्य साथ दे तो। अब उनका दोस्त अब लौट जाता है, कहता है कहीं अशोक मेरे पास दोबारा अब लौटना पड़ेगा, वो भी देख लेना। तब अशोक कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे पास में ज़रूर आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे टाइम दो। अपने दोस्त को समझा बुझा करके भेज देते हैं, काम पर निकल आते हैं। अब रात होती है, अब तो रोज़ का नियम हो गया था। ट्रेन से उतरते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, इसके बाद लगता है कि हाँ मैदान खाली है, तब उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर आ जाते हैं। थोड़ा देर जायजा लेते हैं, अब सुनने की कोशिश करते हैं कुत्ता भौंक तो नहीं रहा है, बूढ़ा की आवाज़ तो नहीं आ रही है। तब वो घर के पास पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाया रोज की तरह, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। अब 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा दरवाज़ा खटखटाते रहे, वो भी ज़्यादा शोर नहीं करते थे, लेकिन लड़की अंदर थी ही नहीं। अगर होती तो दरवाज़ा जरूर खोलती। अब दरवाज़ा का धक्का देते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है, मतलब अंदर से बंद नहीं था। अंदर पहुंचते हैं, रोशनी हो रही होती है, लेकिन सब सामान अपनी जगह पर है, लेकिन लड़की उस घर में है ही नहीं। अब उनको थोड़ा सा अब लगता है कि लड़की आखिर गई कहाँ रात में। अब बाहर निकल आते हैं, आसपास में जायजा लेते हैं। कुछ ही दूर पर कुछ फुसफुसाहट नजर आ रही है, सुनाई पड़ रही है उनको। जब आवाज़ आती है धीमे धीमे, जैसे 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, और फिर वो सोचने लगे कि आखिर मैं तो आया था इस जगह पर, लेकिन ये लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अब वो सोचते हैं कि चलो छिप के चलते हैं, अब देखते हैं क्या बात हो रही है। अब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर आवाज़ सुनाई देती है। देखते हैं एक पेड़ है, पेड़ के नीचे 3 लोग बैठे हुए हैं। लड़की को पहचान गए, लेकिन 2 लोग अब उसके लिए, अशोक जी के लिए नए थे। एक तो चमकीलो आंखें वाला नौजवान ही दिख रहा था, ऐसा आंख तो बूढ़ा को दिखा था।
लड़की को पिता को। और दूसरा जो शख्स था ना, बिल्कुल काला सा नजर आ रहा था और उसकी भी आंखें चमक रही थी और बड़े बड़े बाल थे। जो काला नौजवान था और वो भी हेल्दी था, मजबूत था, जैसे अशोक जी थे। अब वो थोड़ा सा ओट में हो जाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर रात के टाइम में कौन सी बात चल रही है। वो लड़की जिसे मैं प्यार करता हूँ। अब चले जाते हैं नज़दीक, लेकिन ओट में रहते हैं, किसी को महसूस नहीं होने देते हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उस बातचीत को सुनने की कोशिश करते हैं और तब वो काला इंसान कहता है कि देखो, अब उस लड़के को बहुत दिन हो गया, अब कुछ हिसाब किताब करो, मुझे उसका खून पीना है। अब जो ये बात सुनते हैं अशोक जी ना, तो लगता है किसी और की बात कर रहे हो, क्योंकि दो लोग अनजाने से दिख रहे थे। अब वो बूढ़ा नहीं था और ना काला कुत्ता था। लड़की कहती है कि थोड़ा सब्र रखो, वक्त आने दो, अब वक्त आने वाला ही है और जैसे ही वक्त आएगा मैं वो काम कर दूंगी, तुम लोग चिंता मत करो। और तब दूसरा नौजवान कहता है कि देखो, अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे भी भूख लग रही है, अब मुझे तो उस नौजवान को खाना है। जब नौजवान का बात आती है ना, तो अशोक जी के कान खड़े हो जाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं ताकि साफ साफ सुन सके। और जब आपस में बातचीत हो रही है, बार बार नौजवान का जिक्र होता है, बार बार लड़की कहती है कि थोड़ा सब्र तुम लोग रखो, थोड़ा वक्त आने दो, इसके बाद मैं उसका खेल ख़त्म करूँगी। आज तुम अब खून पी लेना और तुम उसका मांस खा लेना। अब जब अशोक जी सुनते हैं कि कहीं मैं ही तो नहीं हूँ, अब मैं ही तो इसके पास में आता हूँ इतनी रात को, तो ये लोग कौन है भाई? दो लोग मैं तो कभी देखा नहीं, वहाँ उसके फादर का पहचानता हूँ और तो मैं किसी को जानता नहीं। और दोनों नौजवान, एक तो काला अब कुलातर की तरह काला था और दूसरा अब थोड़ा गोरा था, लेकिन उसकी आंखें भी चमक रही थी। अब अशोक जी कुछ प्रेम में ऐसा पागल हुए पड़े थे कि समझ नहीं पाए थे, अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। और तब वो जो दोनों लोग हैं और कहते हैं कि तुम जाओ, वो शायद अब आने वाला होगा और उसका थोड़ा अच्छी तरह से खातिर बातिर करो और उसको एहसास नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसके साथ में क्या करने वाले हैं, संभाल के रखना उसको। अशोक जी अब समझ जाते हैं कि सारा बातचीत तो अब उन्हीं के प्रति हो रहा है और वो लड़की मुझे ऐसा क्यों अब करना चाहेगी, मेरी जान की दुश्मन क्यों बनी है? मैं तो उसे प्यार करता हूँ और वो भी मेरे से प्यार करती है और मैं तो उसे शादी करने वाला हूँ। तो ये दो लोग कौन हैं? आखिर मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है? एक कह रहा कि मेरा खून पीना चाहता है, दूसरा मेरा मांस खाना चाहता है। ये है लोग कौन भाई? इस लड़की के साथ में उन लोगों का रिश्ता क्या है? समझ नहीं पाते हैं, लेकिन डर तो लगता है और कहते हैं कि इस लड़की से पूछना पड़ेगा कि आखिर ये लोग है कौन, ऐसे इसका इतना नज़दीकिया क्यों है और मेरे साथ में ऐसा क्या अब षड्यंत्र बुना जा रहा है। डर गए तो अशोक जी। लड़की अब उठ करके पेड़ के पास से अब अपने घर की तरफ चलती है, लेकिन अशोक जी वहीं खड़े रह जाते हैं। जब लड़की अपने घर चली जाती है ना, तब अशोक जी धीरे धीरे उसके घर पहुंचते हैं। डरे हुए होते हैं, आप पूछना चाहते हैं कि बस अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने ऐसा अब क्यों होने दोगी? मेरी जान के दुश्मन क्यों बनोगी? तुम मेरे से शादी करो और मेरे घर पे चलो, मामला ख़त्म। अब वो भी समझ गए कि शायद लड़की दबाव में आई है और ना जाने ऐसा क्यों उसके मन में ख्याल आ रहा है कि कुछ देर अब थोड़ा रहने दो, टाइम आने दो। और तब थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन डर भी लगता है। दरवाज़ा खटखटा देते हैं और उस टाइम तो उनको भाग जाना चाहिए था। इतना सुनने के बाद कौन सा इंसान रुकता है भाई? सब कुछ उन्हीं के बारे में बातें हो रही थी और तभी भी उनको पता नहीं लगा। उस लड़की से पूछने गए थे कि आखिर दोनों शख्स कौन थे, अब मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों सोच रहे थे। जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं धीरे से और लड़की दरवाज़ा खोल देती है। वही मुस्कुराहट लेकर के उनका स्वागत करती है, लेकिन थोड़ा सहमे हुए अशोक जी। लड़की भाप लेती है कि आज अशोक जी कुछ उदास दिखाई पड़ रहे हैं। अब ले जाती है, बिठाती है, कहती है आज अब आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है, क्या बात है, कुछ बताइए।
अशोक जी खामोश रहते हैं, उस लड़के की तरफ देखते रहते हैं। तब लड़की कहती कि कुछ बताओगे तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा। तब अशोक जी कहते हैं कि देखो, तुम तीनों का मैंने पेड़ के पास देखा था। लड़की थोड़ा डर गई, चेहरा उसका उतर गया। क्या देखा आपने, क्या देखा? तब अशोक जी कहते हैं कि वो दोनों लोग कौन थे। ये काला, बिल्कुल कुलातर की तरह काला दिख रहा था, थोड़ा हेल्दी था, और दूसरा थोड़ा गोरा था। अब वो मेरे बारे में ऐसी क्या क्या बातें कर रहे थे? क्या मुझे मारना चाहते हो तुम लोग मिलकर के? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई। अब मैं तो तुमसे कहता हूँ कि आज ही मेरे घर चलो, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। अब यहाँ पर आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन तुम तो अब हाँ भी नहीं बोल रही हो, ना भी नहीं बोल रही हो। तो ये मामला क्या है? वो दोनों लोग कौन हैं, तुम्हारा कौन लगते हैं? अब मुझे मारने का प्रोग्राम अब क्यों बना रहे हैं? बात क्या है? लड़की डर जाती है। अब अशोक जी सारा अब जान चुके थे, तो लड़की सहम जाती है। अब फिर कुछ देर बोल ही नहीं पाती है। हाँ, तब कहती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और के किसी और का बात हो रहा था। उसमें आपका नाम आया था। अशोक जी कहने लगे नाम तो नहीं आया, लेकिन सब कुछ मैं ही था। तुम जो थी और तुम्हारा इशारा था मेरी तरफ ही था, और उन दोनों का इशारा भी मेरी तरफ था। तो मैं क्या समझी इस बात को? मैं तो कहता हूं कि देखो, तुम मेरे साथ में चलो। हाँ, तुम यहाँ पर अपना गरीबी जीवन जी रही हो, इससे बढ़िया हमारे घर में चलो। अब हम जाके मंदिर में शादी करेंगे और फिर हम दोनों चैन से रहेंगे। तुम्हें इस खेत में पड़ी रहती हो, क्या फ़ायदा है? लड़की मुस्कुराती है और कहती हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तब कहती कि तुम सही कह रहे हो। वो तुम्हारी बारे में बात हो रही थी वहाँ पर, और वो लोग अब तुमसे जलते हैं। वो दोनों भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं किसकी बनूं? तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो दोनों है ना, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तब अशोक जी को गुस्सा आता है, कहते हैं कि मैं उनको देख लूँगा, तुम बस मेरा अब हाँ बोल दो कि तुम मुझसे शादी करोगे। अब वो लड़की हाँ बोल देती है कि हाँ, मैं आपसे शादी करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा और मोहलत दीजिए। जैसा आप कह रहे हो ऐसा मैं करूँगी। तब अशोक जी कहते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा मैं सब कुछ देख लूँगा। लड़की अब कहती है कि ठीक है अशोक जी, अब आप जाओ, आप निकल जाओ, अब देर रात हो गई। अशोक जी भी आज उनका मन ऐसे ही था, वो भी निकलने लगते हैं। लड़की कहती है कि जितना जल्दी हो आप इस जगह से निकल जाओ। अशोक जी भी जल्दी में अब निकल रहे हैं। जैसे उस रास्ते पर जाते हैं ना, तभी वो काला कुत्ता सामने खड़ा मिलता है। बड़ी बड़ी आंखें, घूरती हुई चमकती हुई आंखें, और वही बूढ़ा इंसान जो झोपड़ी में देखे थे और जिसकी आवाज़ बहुत तेज थी, उनके कान के पर्दे तक हिल गए थे। वो दोनों रास्ता रोक के खड़े थे, और जैसे ही देखते हैं कुत्ते को, अशोक जी डर जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। और तभी बूढ़ा कड़कती आवाज में कहता है, अरे भागो मत, डरो मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। अब तुम आ जाओ आराम से, हम साइड में, मैं इसको कर लेता हूँ। अब तुम्हें पता है ना ये मेरा पालतू है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा मन से डर निकलता है, और तब अशोक जी उसके पास से होकर के गुजरने लगते हैं। जैसे ही गुजरते हैं ना, वो बूढ़ा और वो काला कुत्ता दोनों झपट पड़ते हैं। काला कुत्ता देखते ही देखते इंसान का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही जैसे पेड़ के पास में देखे थे, वैसे ही काला इंसान, शक्तिशाली इंसान, और वो जो बूढ़ा था वो भी नौजवान बन चुका है। अब तो जैसे अशोक जी की हालत खराब हो गई। दोनों लोग अब उसको, अशोक जी को पकड़ रखा था, और कहने लगे तूने मेरी बातें सुन ली, हमें सब मालूम पड़ गया है, अब तुझे जिंदा रखना ठीक नहीं है। वो लड़की तो पागल है और तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी तुम्हें जल्दी भगा रही थी, लेकिन तुम इस जगह से जा नहीं पाओगे। अशोक जी अब एकदम उनकी हालत खराब, चीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग चीखने भी नहीं देते, चिल्लाने भी नहीं देते, और अब उनको घसीटते हुए ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अशोक जी भी ऐसे अब कमज़ोर नहीं थे, वो भी अब फाइट करने लगते हैं कि ना मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाना, तुम लोग मुझे मार डालोगे, तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं।
अपनी फाइट करते रहते हैं। अब बीच बीच में आवाज़ भी अब निकलती थी। उसी टाइम जब घसीटने के अब अशोक जी थक चुके थे, अब दो दो पहलवान जैसे इंसान अशोक जी को थका दिए थे और अब पकड़ के ले जाने वाले थे घसीटते हुए, ताकि अशोक जी के साथ में वो खेल खेला जाए जो उन्होंने प्रोग्राम बना रखा था। तभी अचानक लड़की आ जाती है। लड़की डांटती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। अब वो दोनों छोड़ देते हैं और दोनों को दोनों पीछे हट जाते हैं। अशोक जी कहते कि ये सब क्या हो रहा है, सब तुम ही करा रही हो ना। और तब लड़की कहती नहीं नहीं, मैं सब नहीं करा रही हूँ। अशोक जी अभी तो जान चुके थे कि मैं बहुत बुरी जगह फंसा हुआ हूँ, लेकिन उस टाइम वो लड़की उनको मदद करती है, अब उनको बचाती है। और दोनों कहती तुम लोग जाओ, अभी वक्त नहीं हुआ है, जब वक्त होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और देखो खबरदार, इस नौजवान के पास कभी भूल के भी तुम लोग मत आना। अब वो दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं और लड़की अशोक जी के हाथ पकड़ती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आती हूँ। अशोक जी डरे हुए हैं, बहुत कुछ पूछने का मन में है, लेकिन जुबान अब काबू में नहीं है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। बोलने की कोशिश करते हैं तो अजीब अजीब आवाज़ निकलती है। अब लड़की भी समझ रही, कहने लगी बस अशोक जी शांत रहो, तुम अपने घर पहुंच जाओ, मैं यही चाहती हूँ सकुशल। देखो आज के बाद तुम इतनी अब लेट में मत आया करो। देखो अगर मैं नहीं आती तो शायद तुम्हारा खेल खत्म हो जाता। अशोक जी जब अपने गांव के नज़दीक पहुंचते हैं तब लड़की रुक जाती है, कहते हैं मेरी बात सुनो। अब अपने बारे में अशोक जी को बताती हूँ कि देखो मैं हूँ एक प्रेतात्मा, लेकिन मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकती, ना खून कर सकती, ना मैं किसी का नुकसान पहुँचा सकती, लेकिन ये दोनों के दोनों दुष्ट आत्मा हैं। अब उन्होंने मेरे को काबू में कर रखा है। अब जैसा वो कहते हैं मुझे करना पड़ता है, अगर मैं ना करूं तो मुझे दंड देते हैं। इसीलिए मैं इनके चक्कर में फंसी पड़ी थी, लेकिन मैं देख लिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे प्रति अब क्या श्रद्धा रखते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ में ऐसा बुरा होने नहीं दूंगी। देखो अशोक, अब तुम जाओ और कभी गलती से भी उस घर के आसपास में अब फटक मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तो इतना जरूर ख्याल रखना। और फिर लड़की कहती कि मैं चल रही हूँ। अशोक जी सब कुछ खेल समझ गए होते हैं कि अगर ये लड़की नहीं आती इस वक्त में तो मैं कभी जिंदा नहीं होता। और फिर वो दौड़ते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं। जब घर पहुंच लेते हैं तब जाकर के उनकी जान में जान आती है, लेकिन ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताते, शांत रहते हैं और वही सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर ये लड़की मुझसे प्यार नहीं करती और मैं उसके लिए अनजाना होता तो शायद ये खेल मेरा कभी ख़त्म हो गया होता। अब ये लड़की जो कह रही है अब मुझे विश्वास करना पड़ेगा, ज़रूर ये प्रेत आत्मा है, लेकिन ये बुरी आत्मा नहीं है। उसने मेरे साथ में मदद किया उस रात को, अगर वो नहीं आती तो मेरा तो खेल ख़त्म ही हो गया होता। तो उसके बाद अब अशोक जी है ना, अब जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन अब रात को नहीं लौटते, शाम होते ही अकेले तो कभी नहीं, और उस शॉर्टकट रास्ते से तो कभी जाते भी नहीं, आते भी नहीं है, इतना डरे हुए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अशोक जी की। तांत्रिक मैडम की कार दंदनाती हुई पोर्च में आकर रुकी। आशीष बड़े देर से बाट देख रहे थे कि आखिर कब तक आएगी तांत्रिक मैडम, लेकिन जब कार सामने आ गई तो भागते हुए पहुंचे। तांत्रिक मैडम जल्दी से उतरती है और कार की चाबी आशीष को पकड़ाती है, कहती है आशीष कार को पार्किंग मत ले जाना, अब इसको मोड़ लो और थोड़ा साफ सफाई कर लो, हमें वापस जाना है। अब जो आशीष हैं चौंक जाते हैं कि अभी अभी तो आई, सुबह से जल्दी निकली हुई थी और देखो इतनी अब शाम हो चुकी है, अब फिर जाने के लिए कह रही है, अब क्या काम हो सकता है। लेकिन जानते थे आशीष कि मैडम जो है ना हमेशा बिजी रहती है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है, कोई ना कोई काम करती रहती है, जरूर आज और कोई काम होगा। अब वैसे ही करते हैं, कार को मोड़ते हैं, फिर उसकी साफ सफाई, धूल मिट्टी जो लगी होती है सफाई करते हैं।
अब ये सारा काम ख़त्म करके आज जब बैठक में यानी ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि जेसिका भी तैयार हो चुकी है। तांत्रिक मैडम अपने कपड़ा अब चेंज कर रखा है और कुछ जो तंत्र मंत्र का सामान था वो भी अब उनके पास में पैकेट पड़ा हुआ था। अब आशीष मैडम की तरफ देख रहे हैं। मैडम जेसिका को कुछ बता रही है। सारा वार्तालाप इंग्लिश में हो रहा है लेकिन आशीष को पल्ले नहीं पड़ रहा है। और तब आशीष अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। और तब तांत्रिक मैडम कहती है, अरे रुको आशीष, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यहाँ पर काम है, रुको मेरे पास में आओ। आशीष अब तांत्रिक मैडम के पास जाते हैं, सोफे पर बैठते हैं। और तब तक वार्तालाप जो जेसिका के साथ में हो रहा था वो खत्म हो चुका था। तब तांत्रिक मैडम आशीष को देखती है, मुस्कुराती हुई कहती है, देखो आशीष, एक छोटा सा काम है। मैं चाहूँ तो वो काम कर सकते हैं लेकिन आज मुझे कहीं और जाना है, एक डील करनी है और वो भी ज़रूरी है। तो मैं तुम लोगों को चाहती हूँ कि ये काम तुम दोनों कर लो। अब वैसे तो ये काम जेसिका कर देगी, मैं उसको समझा दिया हूँ, इतना तो जानती ही है। अब नहीं करेगी तो कब करेगी? ये काम जेसिका के अंडर में होगा और आप इसका मदद करोगे। आशीष जब सुने कि जेसिका अब उनसे सीनियर बन चुकी है तो थोड़ा मन में अलग सा प्रभाव आता ही है। वो कहने लगे कि ये तो जेसिका जब अब मेरे साथ में ना जाने क्या क्या करेगी। डर गए थे मन ही मन में। वो जानते थे कि वो शरारती है, बस वो मौका देखती रहती है कब एकांत मिले और कब आशीष के साथ हुआ जाए। अब कई बार खुले शब्दों में बता चुके थे मैडम को, लेकिन मैडम उस बात को टाल गई थी, मजाक में लिया था, सीरियस नहीं हुई थी। वो बोलने लगी कि ये ऐसी ही चुलबुली लड़की है, ये मजाकिया है, करती रहती है, अब इसे घबराने की जरूरत नहीं है, आगे मैं इसको समझा दूंगी, तुम्हारे साथ में ऐसा कभी ना करे। लेकिन उसका जो ये व्यवहार था कम नहीं हो रहा था और बढ़ता ही जा रहा था, जैसे मैडम ने उसको खुली छूट दे रखी हो। अब आशीष मन ही मन सोचने लगे कि अब हमें जाना कहाँ पड़ेगा। और तब तांत्रिक मैडम पूरा कहानी बताने लगी कि देखो तुम लोग को ऐसे ऐसे करना है और मैं तो कहीं और निकल जाऊंगी। इस सारा काम जो करेगी अब जेसिका करेगी, अब सारा जिम्मेवारी इसी की है। आशीष तुम इसका साथ दोगे। अब इतना तो तुम जानती हो कि तंत्र मंत्र में क्या होता है, इस आप तो काम कर ही लोगे। और तब ना चाहते हुए भी आशीष अब सर हिलाने लगे कि ठीक है मैडम, मैं कर लूँगा। लेकिन मन में अंदर से जले भुने थे। अब जेसिका की सोहबत उनको पसंद नहीं आती थी, साथ पसंद नहीं आता था। और तब कहने लगे कि ठीक मैडम, हम कर लेंगे ना, कोई बात नहीं। अब जेसिका का मुस्कुराहट खिल उठा था। आशीष की तरफ देख रही थी कि चलो आज तो मौका मिला है, आज देखा जाएगा बच्चों कब तक भागोगे। अब फिर सामान तैयार और सब कुछ गाड़ी में लोड होता है, आनन फानन में जैसे टाइम ही ना हो। अब ड्राइविंग सीट संभालती है मैडम, तांत्रिक मैडम, और उसके बगल में जेसिका, जैसे पहले होता रहा है। आशीष पीछे बैठते हैं और रास्ते में भी समझाती जाती है कि देखो डरना मत तुम लोग, और जेसिका तुम तो खास करके, अब तुम्हें आगे काम तुम्हें देखना है। मैं कहाँ कहाँ तुम लोग के साथ में रहूँगी, मुझे एक डील पर जाना है और वो डील बहुत ही ज़रूरी है। और फिर सारे रास्ता एक एक पॉइंट को बताती हुई और सारी बात समझ रहे थे आशीष भी, और जेसिका भी सर हिला रही थी। आखिरकार अब वो जगह आ गई थी और तब तक रात का 10 बज चुका था। सुनसान जगह थी, रोड का किनारा, एक पुराना सा घर दिख रहा था जहाँ पर कोई भी नहीं, ना कोई दिया बाती, ना कोई लाइट। अंधेरे में बिल्डिंग डूबी हुई दिखाई दे रही थी, और वो भी 2 मंजिल बिल्डिंग। अब जिसने भी बनवाया होगा ना जाने क्या सोच के बनवाया था, और बिल्कुल एकांत में। तब गाड़ी रोकती है तांत्रिक मैडम और आशीष को भी बोलती है, जेसिका को बोलती है कि जल्दी जल्दी अपना सामान उतारो, आज चलो तुम लोग को मैं समझा दूं कि यहाँ पर करना क्या है। मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है, अब मैं अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देती। चाबी उनके पास में होती तांत्रिक मैडम की, उस घर की, कोठी की। खोलती है, अंदर धड़धड़ाती हुई पहुँचती है, लाइट ऑन करती है, कोठी रोशनी से नहा जाता है। अब
अंधेरे में देखने में कोठी जरा अलग सी लग रही थी। लग रहा था कि पुराना है, लेकिन अंदर के सानस होकर देख करके कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये कोठी पुराना है। हर चीज़ नई, कीमती चीज़। और आखिरकार ऊपर की मंजिल में अब वो पहुंच जाती है। एक दरवाज़ा खोलती है। बड़ा सा एक शयन कक्ष है। अब इतना बड़ा आशीष कभी देखे नहीं थे। अब इतना बड़ा कमरा, वो भी साजो सामान से भरा हुआ, अब बहुत ही महंगा। देखते रह जाते हैं। तब तांत्रिक मैडम कहती है, जो मैं समझाया ना, यही घर है, वो यही रूम है ये। तुम दोनों पति पत्नी का रोल अदा करोगे और बाकी सब जो काम है जेसिका करेगी। डरने की आवश्यकता नहीं है। जेसिका को समझाती है। जेसिका कहती है, नहीं मैडम, मैं डरूंगी नहीं, अभी मैं काम संभाल लूंगी, आप निकल जाइए, आपको देर हो रही होगी। सारा काम दोबारा से बताती हैं तांत्रिक मैडम। इसके बाद कार की चाबी घुमाते हुए, छल्ला घुमाते हुए और नीचे चली जाती है। और जाते जाते बोलती है कि आशीष मेरे पीछे आओ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। देखो तुम लोग ऐसे ही बिहेव करना जैसे तुम लोग पति पत्नी हो। जब तुम ऐसा करोगे तभी उसको तुम लोग पकड़ पाओगे, नहीं तो वो छलावा जैसे व्यवहार करेगा और निकल जाएगा। हाथ मलते रह जाओगे। फिर मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। तुम समझ रहे हो ना आशीष, इस काम को बड़ा सीरियस लेना है और तुम्हें और जेसिका को इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काम आज रात में निपट जाना चाहिए। मैं सुबह में आऊँगी वापसी और तब हम साथ चलेंगे। ये सब बता करके और तांत्रिक मैडम अपनी कार स्टार्ट करती हैं और अपनी सफ़र पर निकल पड़ती हैं। आशीष मन ही मन जेसिका से जले रहती हैं। अब मैडम को अब कोसने लगते हैं उस टाइम में कि मैडम मुझे कहाँ फंसा के गई, किस लड़की के साथ फंसा गई, ये तो मेरा अब सोना मुहाल कर देगी। मैं तो अब इसके साथ सो भी नहीं पाऊँगा। अब ये मेरे साथ में ऐसी ऐसी हरकत करती है कि मैं कैसे रात का नींद ले पाऊँगा। लेकिन अगले पल मन ही मन अब सब कुछ सोचने लगते, अरे मुझे यहाँ सोने की थोड़ी आया है, मुझे तो यहाँ काम करना है। हम लोगों को अब दिखावा करना है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, तभी ये मामला अब हाथ में आएगा। अब जेसिका उसी कमरे में है। पहुंच जाते हैं आशीष। चेहरा थोड़ा सा नाखुश था दिख रहा है, लेकिन जेसिका के चेहरे पर मुस्कुराहट अब लौट आई थी। अब फिर छेड़ते हुए आशीष कहती है कि अब बच्चों कहाँ भागोगे, अब तो मेरे कंट्रोल में हो, भाग के दिखाओ। तब आशीष हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो जो पीछे हो चुका उसको भूल जाते हैं। अब आज ये काम तांत्रिक मैडम ने दे के गई है। अब मुझे गेट पर सब समझाई है कि देखो यहाँ कोई शरारत नहीं होना चाहिए, मैं शरारत पसंद नहीं करूँगी। तो देख लो, अगर तुम मेरे साथ में ऐसा कुछ करने का सोच रही हो ना, तो मैं तो सुबह ही जैसे तांत्रिक मैडम आएगी अब मैं बता दूंगा, मैं छुपाऊंगा नहीं कुछ भी। अब चेहरा फिर मुस्कुराने लगता है जेसिका का। बता देना, बता देना, बोलती है और हंसने लगती है। कहती है कि देखो जो काम हम लोग को दिया हुआ है हमें निभाना है। अब फिर कहती है आशीष से कि पोटली खोलो, सामान निकालो, हमें सब कुछ वैसे हिसाब से करना है। अब फिर वो तंत्र मंत्र का सामान जो मैडम ने दिया था, जो बताया था कि कैसे कैसे करना है, हर दरवाजे पर, चौखट पर, खिड़की पर उस सामान को रखते चले गए। अब इसके बाद जब तसल्ली हो गई कि हाँ कोई जगह बचा नहीं है, तब जाकर के वो अब पलंग पर आ जाते हैं। लेकिन एक दरवाज़ा, एक खिड़की उन्होंने खाली छोड़ दिया ताकि वो आत्मा उस जगह पर प्रवेश कर सके और उसको शक भी ना हो। आखिरकार ये सब करने के बाद में अब आशीष पलंग पर बैठ जाते हैं। तब जेसिका कहती है, हाथ पकड़ के खींचती है, कहती है ऐसे नहीं, पति पत्नी ऐसे नहीं होते हैं, हम सोते हैं साथ में बिस्तर पर। खींच देती हैं और अपने बगल में गिरा देती हैं। तब आशीष उठ जाते हैं कि देखो जेसिका, अगर मुझे तंग करोगी तो समझ लो मैं तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं आऊँगा, चाहे आज का काम हो या ना हो। सुबह तुम तांत्रिक मैडम को जवाब देना। तब जेसिका संभालती है। आशीष कहती कि नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ करने वाली नहीं, मैं मजाक कर रही थी, अब आराम से सो जाओ। अब जाल तो बिछा हुआ था, तंत्र मंत्र का सामान हर दरवाज़ा, हर खिड़की पर।
बस एक दरवाज़ा, एक खिड़की खुला हुआ था। खुला के मतलब वहाँ पर वो तंत्र मंत्र का सामान रखा नहीं गया था, सिर्फ अब एक तरह से जाल कमरे में बिछाया गया था। तांत्रिक मैडम का कहना था कि यहाँ पर एक 7-8 फीट का लंबा सा इंसान रात में आता है। ये कोठी पहले पूरा आबाद थी, भरी हुई थी, नीचे भी परिवार, ऊपर भी परिवार। और अचानक इस कमरे के अंदर में जो भी फैमिली रहती थी, नया शादीशुदा, सब वो सब झेलने लगे। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि इस कमरे में कोई भूत का साया है। आखिरकार जब वो देखा गया तो सब लोग डर चुके थे, घर खाली करके दूसरी जगह चले गए। अब फिर तांत्रिक मैडम से संपर्क करते हैं, तब ये तांत्रिक मैडम इस काम करने को राजी हो जाती है। उनका काम ही यही था। अब ऐसा नहीं करेगी तो घर का खर्च, इतने लोगों का खर्च कैसे चलेगा। और यही सब सोचते हुए आशीष अब बगल में जेसिका लेटी हुई है और कभी कभी अपने नज़दीक खींच लेती है कि ऐसे पति पत्नी नहीं सोचते। अब जो भूत प्रेत आएगा उसको शक हो जाएगा, हमें आपस में लिपट के सोना चाहिए ताकि लगे कि हाँ दोनों पति पत्नी हैं। लाइट बंद करना होगा, अब कम रोशनी के लाइट जलाना पड़ेगा। जैसे मैडम ने कहा है हमें ऐसा ही करना है। लेकिन आशीष बड़े पेशो पेश में थे, डरे हुए थे कि ऐसा कर करके कहीं जेसिका अब वही काम ना करना चाहे जिसके लिए वो अब मना कर रहे थे। लेकिन करे क्या, मजबूरी थी। आखिरकार एक पति पत्नी का रोल करना था और उसके लिए जो जेसिका कह रही थी वो सही बात थी। और थोड़ा नज़दीकी मामला था, हो गया था और कमरे की रोशनी बंद करके कम रोशनी की बल्ब जला दिया गया। और दोनों अब एक्टिंग कर रहे थे पति पत्नी का। और कब आशीष को नींद आ गई, थके हुए थे सारा दिन का और सो चुके थे। और उधर जो जेसिका थी बार बार छेड़ रही थी, अब उठाने की कोशिश कर रही थी, कह रही आशीष सोना नहीं, मैं जाग रही हूँ ना, अब देखो अब रात होने वाली है, आधी रात, और हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आशीष अब सो रहे थे, कह रहे थे कि अब तुम अब तांत्रिक हो, मैं थोड़ी तांत्रिक हूँ, जब लगे कि हाँ वो आत्मा आ चुका है तब मुझे उठा देना और जो तुम कहोगी मैं कर दूंगा। अब आशीष भी डरते नहीं थी आत्माओं से, भूत प्रेत से, अब तो आदी हो चुके थे। आखिरकार जेसिका अब उनको धक्का देती कि दूर हो जाओ, ऐसे थोड़ी पति पत्नी सोते हैं। तब आशीष को लगता है कि ना सही बात है, अगर कोई भी देखेगा तो उसको लगना चाहिए कि पति पत्नी है। तब वो नींद को तोड़ते हैं और जेसिका से चिपक के सो जाते हैं। लेकिन वही डरे हुए थे कि जेसिका का मूड कब खराब हो, कब उनके साथ में ऐसा वैसा करने लगे, इसलिए थोड़ा खौफ में थे। लेकिन जेसिका बिल्कुल शांत थी, ऐसा कोई हरकत नहीं कर रही थी, जैसे वो अकेले में आशीष को देख कर करती थी। और आशीष भी डरे हुए थे कि आज तो तांत्रिक मैडम है नहीं, वो कोई दूसरे काम पर है, अब फिर मेरा क्या होगा। डरे हुए थे। लेकिन बड़ा जब चैन पड़ा जब जेसिका बिल्कुल शांत हो गई थी, सीरियस हो गई थी, उस काम को सीरियस ले रही थी। जब रात को 12 बजता है ना, तब जेसिका कहती कि आशीष आंखें बंद कर लो, अब हम दोनों नींद में हैं, जो भी आए उसको पता लगना चाहिए कि पति पत्नी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अब वैसे ही आशीष करते हैं, जेसिका भी अपनी आंख बंद कर लेती है, इंतजार होने लगता है। आखिरकार एक बदबू कमरे में भरने लगता है, सड़ा हुआ मांस का। जब वो बदबू कान नाक में महसूस होता है आशीष को, तो जेसिका को फुसफुसाते हैं कि शायद मुझे बदबू महसूस हो रहा है, क्या मैं आँख खोलूँ। तब जेसिका कहती नहीं, जैसे हो ऐसे पड़े रहो, उसको हमारे पास में आने दो, वो मेरे पास में आएगा। वो जानता है कि मैं दुल्हन हूँ और दुल्हन के साथ में वो सोना चाहता है। जब ये बात सुने ना आशीष, तो उनका दिमाग हिल चुका था। धीरे से फुसफुसाते हुए कहने लगे, नहीं नहीं ऐसा मत होने देना। तब जेसिका कहती है कि तुम हो ना, तो मुझे किस बात का डर है, अब हमें जो काम करना है अब उसके लिए तुम तैयार रहो। वो लग रहा है कि वक्त आने वाला है। फुसफुसाते हुए अब फिर शांत हो जाते हैं। अचानक जो पलंग है ना, पलंग पर वजन अब जैसे महसूस होता है, अब चलने की आवाज़ आती है पलंग पर। आशीष अब इतना सब कुछ समझते हुए डर जाते हैं। अब वही शक्ति जो कमरे में प्रवेश किए, अभी ना तो आशीष ने उसको देखा था ना जेसिका ने। आंखें बंद करके पड़े हुए थे लेकिन जाग रहे थे।
जैसे ही वो शक्ति जेसिका के बगल में अब जाता है और जेसिका को उठाने की कोशिश करता है, जैसे उसको गोद में उठा ले। और उसी टाइम जेसिका चिल्लाती है और कहती है, आशीष दरवाजे को जल्दी से बंद करो। मतलब उस जगह पर जो अब तंत्र मंत्र का सामान रखना था, जिसे उस दरवाजे से निकल ना पाए और इस घर में कैद होकर रह जाए। और आगे का काम जेसिका का था। आशीष इसके लिए तैयार बैठे हुए थे। जल्दी से तड़प के उठते हैं और दरवाजे पर, खिड़की पर वो जादू मंत्र का सामान रख देते हैं। अब वो कमरा पूरी तरह से अब बंद हो चुका है। तंत्र मंत्र के द्वारा जो भी शक्ति अब उसके अंदर आई थी, अब वो निकल नहीं सकती थी जब तक उसको रास्ता ना दिया जाए। आप पहली बार उस शक्ति को देखते हैं ना, तो आशीष हिल जाते हैं। जैसे तांत्रिक मैडम ने बताई थी, वो 7-8 फीट का ही लग रहा था, इतना लंबा और हेल्दी भी लग रहा था। और देखने में उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। जैसे लग रहा था कि अभी अभी जैसे मुर्दा घर से उठ के खड़ा हुआ हो। और एक बांस उसके शरीर से अब उठ रही थी। बड़ा ही बदबूदार वो सुगंध था, महक था। और उसको झेलते हुए अब सब कुछ करना था। अब इसके बाद जैसे ही सब ये बंद करते हैं दरवाजे, वो शख्स अब जेसिका को छोड़ देता है। पलंग पर गिरती है, दर्द का एहसास होता है और तब वो भागने की कोशिश करता है। वो लंबा सा शख्स जो लगता है कि अभी मैं भी मुर्दा घर से निकल के आया है, वो हर खिड़की पर, हर दरवाजे पर जाता है, खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ से पीछे हट जाता है। जैसे लगता है कि उस दरवाजे में करंट छोड़ा हुआ। हर खिड़की पर तब तक जेसिका अब आशीष के पास पहुंच जाती है और कहती है कि आशीष, अब हमें इसके काबू में करना है। अब इसके लिए मैं तैयार हूं, क्या तुम तैयार हो? और तब कहते हैं आशीष कि तो बड़ा भयानक शक्ल वाला है, जैसे लग रहा है कि अभी अभी मुर्दा घाट से उठकर खड़ा हुआ हो। देख रही हो तुम कितना भयानक, ये तुम्हें कहाँ लेके जाने वाला था? आशीष उस टाइम में ऐसी बात करते हैं कि जेसिका के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आती है और कहती है कि तुम्हें उससे क्या है, जहाँ मुझे लेके जाता, तुम तो मुझे चाहते नहीं हो ना। तब आशीष चुप हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ऐसी बात अभी करना नहीं चाहिए। अभी जो काम हमें करना है उसी पर ध्यान देना होगा। और तब जेसिका उनको समझाती है कि आशीष, अब अपना वो बैग खोलो और उसमें से जो भी सामान है जल्दी जल्दी सेटअप करो। हमें उस आत्माओं को बुलाना पड़ेगा, रक्षक आत्माओं को, और तब हम उसको काबू में कर पाएंगे। देखो कैसे हर खिड़की की तरफ भाग रहा है, जैसे निकल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं कि इसमें जो शक्ति अब दरवाजे पर है उसको जाने नहीं देगी। अब वैसा ही होता है, हर दरवाजे पर जा कर के अब वो पीछे हट जाता है। जैसे उसको छूता है, लगता है कि उसमें करंट दौड़ रहा है। और फिर इसके बाद वो चीखने लगता है, गुर्राने लगता है और दोनों लोग को डराने लगता है कि देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। बड़ा भारी आवाज़ है। वो आवाज़ सुनकर के तो आशीष थोड़ा डर भी जाते हैं, लेकिन जेसिका कहती है, डरती नहीं है, और कहती है कि देखो तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये घर और किसी का है और तुम्हारा ये घर नहीं है। ना तुम्हारा ये पलंग है, ना तुम्हारा ना बिस्तर, तो तुम यहाँ पर क्यों आए? और तब कहने लगा कि देखो वो जो लड़की यहाँ सोती थी और वो मुझे पसंद है, मैं उसी के लिए यहाँ पर आता हूँ। और तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता हूँ। और तब जेसिका धमकाती हुई कहती है, अगर हिम्मत है तो हमें हाथ लगा के देखो। और वो शख्स अब जेसिका के पास में आता है गुस्से से, चिल्लाता हुआ कि मैं देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। लेकिन जैसे ही जेसिका को छूने लगता है कि उसके करंट लग गया हो, बिजली की शॉक लग गई हो, पीछे हटता है। अब तब तक आशीष अपनी तैयारी कर चुके हैं। अब वो सब सामान सजा दिए हैं, दीपक जला दिए हैं और जल्दी से जेसिका उस जगह पर बैठ जाती है। और वही मैडम का मंत्र जो सिखाया हुआ अब उसको जाप करने लगती है। कुछ ही देर के बाद में अब वहाँ पर एक आत्मा सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती है। अब बहुत ही सुंदर। आशीष तो उसको देखते रह जाते हैं। ये नई आत्मा थी जो पहली बार दिखे थे और ये जेसिका के कंट्रोल में थी। जेसिका उसको आदेश देती है कि आप इसको जल्दी से जल्दी पकड़ो और अपने हवाले कर लो।
ताकि ये भाग ना पाए। हम लोग ज़्यादा देर इसको रोक नहीं पाएंगे, एक हमारी समय सीमा भी है, इससे ज़्यादा हम इसको रोक नहीं पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके इस पर काबू करो और इसका कैद करके अब उसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर इसका जगह बनाया गया है। वही आदेश अब वो कन्या जो है सफ़ेद वस्त्रों वाली कन्या करती है। लेकिन जब उस शख्स के पास पहुंचने लगती है तो शख्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अब वो कन्या दूर हट जाती है, जैसे उसको भी बिजली का करंट लगा हो। अब एक तरह से जादू का खेल, पावर का खेल अब शुरू हो चुका था। कभी अब वो आत्मा नज़दीक पहुंच जाती थी, पकड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी। तब बड़ा झटका लगा जेसिका को कि ये कैसी शक्ति है भाई, इसमें इतना पावर क्यों नहीं है, ये अब तक काबू में क्यों नहीं कर पा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो अब तो ये हम इसको रोक नहीं पाएंगे। आखिर हमारे पास में इतना ही टाइम है, ऐसी टाइम को हम अंदर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा। फिर कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की इसको रोक नहीं पाएगा। दोनों लोग अब डरे हुए थे, देख रहे हैं कि अब वो आत्मा क्यों नहीं पकड़ रही है। आपस में आशीष जेसिका बात कर रहे हैं कि बात क्या है, ये पावरफुल आत्मा नहीं है क्या, ये क्यों नहीं उसको काबू में कर रही है। तब जेसिका समझाती है आत्मा तो पावरफुल है, लेकिन वो सामने जो शख्स है ना वो भी बहुत पावरफुल है, वो बहुत ही खतरनाक है, जैसे मैडम ने बताया था। अब हम लोग क्या करें आशीष, समझ में नहीं आ रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। जैसे ही दस्तक होती है दोनों लोग डर जाते हैं, अरे अब कौन आ गया, अब कौन आ गया। डर जाते हैं कि कहीं इसका कोई साथी तो नहीं आ गया, अब हमारा क्या होगा, कहीं हम फंस तो नहीं गए, हम तो इसको पकड़ने आए थे, कहीं हमारे साथ में खेल तो नहीं हो गया। दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब आंखों आंखों में इशारा होता है और डरे रहते हैं दोनों के दोनों। आखिरकार दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जेसिका आशीष दरवाज़ा खोलो। वो आवाज़ तांत्रिक मैडम की है। आशीष में जान आ जाती है, भागते हुए जाके दरवाज़ा खोलते हैं और तब सामने देखते हैं तो तांत्रिक मैडम खड़ी है और वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है। ठीक है, अभी काबू में नहीं आया ना, मैं समझ गई थी, मुझे लगा था कि ये काम मेरे बगैर नहीं हो पाएगा और तभी मैं लौट आई थी। अब तुम लोग अब एक साइड में हट जाओ, मुझे अब ये काम करने दो। अब फिर तांत्रिक मैडम उस स्थान पर बैठ गई जहाँ पर थोड़ी देर पहले जेसिका बैठी हुई थी और उस आत्मा को बुलाती है कि तुम वापस आ जाओ, ये तुमसे काबू में नहीं आएगा। आत्मा तांत्रिक मैडम के पास जाती है और फिर जैसे हवा में गायब हो जाती है। तांत्रिक मैडम अब दूसरी आत्मा को बुलाती है और वो आत्मा देखने में वैसी ही लग रही है जैसे ये शख्स है। बड़ा भयानक चेहरा होता है और उसकी लंबाई भी ऐसी होती है जैसा ये था। अब फिर उसको आदेश देती है कि अब इसको काबू में करो और इसको पकड़ करके उसी स्थान पर ले चलो जहाँ पर और आत्माएं रखी हुई है। अब वो जो आत्मा है अब जाती है पास में, लेकिन वो अभी भी काबू में नहीं आ रहा, अब उसे संभाले नहीं जा रहा है। और तब तांत्रिक मैडम जोर से आवाज़ देती है कि देखो हमारे पास में समय कम है, अगर हम अब ज़्यादा देर लगाएंगे तो ये आत्मा हाथ से निकल जाएगी और फिर हमें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब कब काबू में आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो तुम प्रयत्न करो, ये तुम्हारी बिरादरी का है और तभी तुमको मैंने बुलाया है और जितना जल्दी हो सके इस पर काबू करो, देर मत करो। तब वो साहस पाती है आत्मा। अब तांत्रिक मैडम का उसके ऊपर में हाथ है और अपनी शक्ति को एहसास करती है। अब फिर उस पर झपट पड़ती है, मौका ही नहीं देती है, जमीन पर गिरा देती है और तब उसके सीने पर पैर रख के खड़ी हो जाती है कि अब तू भारी भाग के दिखा। और उसकी भी आवाज़ उसी की तरह भारी है, लेकिन इसके जिस्म से कोई गंध नहीं आ रहा जैसा गंध उसके जिस्म से आ रहा था। और तब तांत्रिक मैडम खुश जाती है और कहती है कि बस इसको लेके जाओ और उसी जगह पर डाल दो। अब देखते ही देखते वो आत्मा और वो दोनों शख्स गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद आशीष की तरफ देखने लगती है तांत्रिक मैडम। तांत्रिक मैडम आशीष को देखती है, जेसिका को देखती है
अब फिर बड़बड़ाने लगती है अपने आप में, कहने लगती है कि अभी ये लोग अभी तक सीख नहीं पाए हैं, क्या फ़ायदा इतना सब कुछ ट्रेंड कराने के बाद में। चलो आशीष तो अभी इस लाइन में नहीं है, लेकिन जेसिका तो जानती है ना। अब अपने आप में बोलने लगती है। तब लगता है जेसिका को कि हाँ, तांत्रिक मैडम सही कर रही है, मुझे अभी और कुछ सीखना बाकी है। अब इसके बाद तांत्रिक मैडम सभी को कहती है कि चलो अब कार में बैठो, अब यहाँ का काम हमारा संपन्न हो चुका है। अब रास्ते में तांत्रिक मैडम कुछ बोलती नहीं है, लगता है जैसे जेसिका से आशीष से नाराज है। और तब जेसिका कहती है तांत्रिक मैडम क्या आप नाराज हो हमसे? और तब मैडम कहती नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जेसिका तुम्हें और कुछ सीखने की जरूरत है। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो जानती हो तुम्हारे साथ में क्या होता। मैं तो दहल गई थी, मैंने जब सोचा था। मुझे तो आभास तब हुआ जब मैं उस शक्ति को पहचानी। वाकई में वो बहुत भयानक और शक्तिशाली शक्ति थी। वाकई में जब आशीष उसको देखे थे ना तो वो भी डर गए थे। इतना भयानक चेहरा, और सबसे वो पास जो आ रही थी, एक बदबू आ रही थी उसके शरीर से। तो शायद अभी भी जेसिका को सीखने की जरूरत है, अभी ये परफेक्ट नहीं हो पाई है। आशीष मन ही मन सोचते हुए और गाड़ी का सफर तय होता जा रहा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी तांत्रिक मैडम की जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और इसके बाद अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।